स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्यों कहते हैं ये पहले देख लेते हैं। तो हेडिंग हमारी कौन सी होती है इसके लिए? नोमेनक्लेचर। आर्थ्रोपोडा का मतलब है एनिमल्स हैविंग जॉइंटेड लेग्स, या मैं एक और नाम लिख रहा हूँ अपेंडेजेस। ये देखिए, तो ये क्यों लिखा? अपेंडेज किसे कहते हैं पहले ये समझिए। उर्दू में अपेंडेज का मतलब है जवारे। कभी नाम सुना है? आज़ा व जवारे कहते हैं। ये जवारे का मतलब या अपेंडेज का मतलब है एनी एक्सटेंशन फ्रॉम मेन बॉडी। किसी जानदार का जिस्म है, उससे शाख की तरह जो भी चीज बाहर निकली होगी वो अपेंडेज कहलाती है। तो आप देखें शाख की तरह हमारे क्या निकली है, तो कान है अपेंडेज, नाक अपेंडेज, हाथ अपेंडेज, टांगे अपेंडेज। अगर इनके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इनकी टांगे ही जॉइंटेड हैं, क्योंकि पोड़ा टांगों को कहा जाता है। लेकिन गौर से देखेंगे तो इनके विंग्स के अलावा हर चीज जॉइंटेड है, यानी इनकी मेन बॉडी तक जॉइंटेड है टुकड़ों में, और इससे निकलने वाली टांगे भी जॉइंटेड हैं, और इनके जो एंटेनी हैं वो भी जॉइंटेड हैं। तो मैं दोबारा बताता हूं, विंग्स के अलावा इनके जिस्म से उभरी हुई जो भी चीज है वो सब के सब जॉइंटेड है, इसलिए जॉइंटेड अपेंडेज मैंने लिखा। याद रखेंगे ना? तो वैसे तर्जुमा क्या बनता है? जॉइंटेड लेग्स। सिर्फ टांगे जॉइंटेड नहीं है, सब कुछ जॉइंटेड है। अच्छा, अब इधर एक और सवाल उठेगा, वो जरा ज़हन में रखें। क्या हमारी टांगे और हमारे हाथ जॉइंटेड नहीं है? टुकड़ों में है ना। ये देखें, उंगलियों के, हर उंगली के 3 टुकड़े हैं, फोल्ड होती हैं। तो हमें आर्थ्रोपोड क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते? ये इस तरह भी सोच सकते। असल में ये खूबी सबसे पहले इस ग्रुप में अपीयर हुई है, इसलिए इनको टाइटल मिला है। और इसके बाद ये खूबी इतनी करामत थी कि इसके बाद तकरीबन सब ने इसको मेंटेन किया है। तो याद रखना, अगर किसी खूबी को किसी ग्रुप से मुंसलिक किया जाता है तो ये कैरेक्टर पहली दफा उनमें अपीयर हुआ है, इसलिए ये क्रेडिट इनको दिया जाता है। तो इससे पहले जॉइंटेड अपेंडेज वाला कोई जानदार हमने नहीं देखा था। ये पहला ग्रोह है जिनके लेग्स और दूसरे एक्सटेंशंस जॉइंटेड हैं, और ये इतना यूजफुल टेक्निक्स सामने आई कि इसके बाद वाले तकरीबन सब ने इसको मेंटेन किया। ठीक हो गया। अब आते हैं इनके हैबिटेट की तरफ। आर्थ्रोपोड्स कहां पाए जाते हैं? एवरीवेयर ऑन अर्थ। ये दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। इसके लिए एक लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, अगर याद कर सकें तो, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन। अगर ये लफ्ज याद नहीं रहता है तो फिर आपको पूरी तफसील लिखनी पड़ेगी। मसलन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक में फर्दर तफसील बताना पड़ता है। मेरीन भी हैं, और फ्रेश वाटर भी हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हैं। टेरेस्ट्रियल किसको कहेंगे? जो लैंड में पाए जाते हैं। और लैंड का कोई टुकड़ा, कोई कोना ऐसा नहीं है जहां इनका कोई ना कोई नुमाइंदा ना हो। सहरा हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जंगल हो, या ग्रासलैंड, कोई ना कोई इनका नुमाइंदा आपको जरूर मिलेगा। इवन ये एयर में भी पाए जाएंगे, हवा में भी उड़ते हुए इंसेक्ट आपको नजर आएंगे। तो ये दुनिया का कोई ऐसा हैबिटेट नहीं है जहां लाइफ है वहां आर्थ्रोपोड का कोई ना कोई नुमाइंदा मौजूद है। उसके बाद है हैबिट। मोटाइल है, हरकत करते हैं, और मे बी सम एग्जाम्पल्स विच आर नॉन मोटाइल। यहां पर एक और चीज है, हरकत कैसी हरकत करते हैं? दुनिया में जिस तरह की भी हरकत है वो सब इस ग्रुप में पाई जाती है। ये फ्लाई कर सकते हैं, पहली दफा उड़ने वाले जानदार ये है। यहां से आगे परिंदों ने इसको अडॉप्ट किया है, उड़ सकते हैं।
पानी में हो तो स्विम कर सकते हैं, लैंड में हो तो वॉक कर सकते हैं और इवन जंप कर सकते हैं, ग्लाइड कर सकते हैं। यानी मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि दुनिया में जितनी तरह की हरकतें मुमकिन है वो सारी हरकतें इस ग्रुप में पाई जाती हैं। तो अब ऐसा क्या है इनमें जो इतना है? तो असल बात यह है इनकी तादाद ही सबसे ज्यादा है। हम कह सकते हैं इनको लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम ही है। तवज्जो है ना मेरी तरफ? यहां लफ्ज फिर भी छोटा लिख दिया मैंने। लार्जेस्ट सिर्फ एनिमल फाइलम नहीं है, तमाम लिविंग थिंग को बैक्टीरिया से लेकर प्लांट तक, एनिमल तक, सबको एक तरफ रखो, सिर्फ आर्थ्रोपोडा को एक तरफ रखो, ये फिर भी उन सबसे ज्यादा है। कितना? 53% ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जिंदगी की जो अक़साम है जितनी भी हैं उसमें ये अकेला ग्रुप 53% है, बाकी सब मिलकर 47% है। यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, प्लांट, एनिमल सब मिला के 43%, सिर्फ आर्थ्रोपोडा 53%। तो इतनी वैरायटी है इनके अंदर, इसीलिए ये हरकतें भी या जो हैबिटेट्स हैं ये भी सबसे ज्यादा इसलिए। इसके बाद हैबिट भी हो गई। जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स क्या है? जनरल कैरेक्टर्स में हम यहां कह सकते हैं, मैंने पहले कहा था कि इनको मेंशन नहीं भी करें तो अब कोई इश्यू नहीं है। ये सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स, बायलेटरली सिमेट्रिकल, प्रोटोस्टोम्स है ये। और इसके बाद अब हम आते हैं, पहले मैं एक और तरह से बताता हूं ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए। दिस ग्रुप इज फर्दर divided into 4 subgroups। 4 सबग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए बेटा, मैं फिर बता रहा हूं कि ये सरसरी मैं तकसीम की बात कर रहा हूं, वरना बायोलॉजी में इनके लिए अलग एक ब्रांच है, एंटोमोलॉजी, सिर्फ आर्थ्रोपोड के एक ग्रुप के लिए, वो भी इंसेक्ट्स के लिए। तो बहुत बड़ा ग्रुप है, फिर भी हम जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 ग्रुप बनाते हैं, आपको बताते हैं। इंसेक्टा है, इंसेक्ट्स का ग्रुप। इंसेक्ट किसको कहते हैं? जिनके जिस्म के 3 हिस्से हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन और 6 टांगें होती हैं। बस ये याद रखना, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, टांगों के 3 जोड़े या 6। हशरात इसीलिए कहते हैं 6 टांगों वाले, उर्दू में हशरात। दूसरा ग्रुप है इंसेक्टा या इंसेक्ट्स के बाद अरकनीडा। अरकनीडा ये स्पाइडर्स वगैरह है। इनमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, टांगों के 4 जोड़े, यानी इनकी 8 टांगें होती हैं। और इनका जिस्म 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। पहले वाले ग्रुप में कितने हिस्से थे? 3 थे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन था। अब इनका जिस्म 2 हिस्सों में है, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। तो स्पाइडर तो आपने देखा है। yes, बस याद रखना इस ग्रुप की टांगों की तादाद 8 है। इसके बाद तीसरा ग्रुप है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया का जिस्म भी 2 हिस्सों पर डिवाइडेड है, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। लेकिन एटलीस्ट 19 पेयर्स ऑफ लेग्स। इनकी टांगों की तादाद कितनी है? 19 जोड़े। तो 19 जोड़े का मतलब 38 लेग्स हैं इनकी। ये कम से कम इतनी है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। आखिरी ग्रुप है मायरियापोडा। मायरियापोडा में ये अच्छा, पहले मिसाल बताता हूं। क्रस्टेशियन में कौन है? लॉबस्टर्स, क्रेब्स, ईटीसी। ये प्रॉन या झींगा सुना होगा आपने? yes, झींगा खाया भी जाता है, कराची वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि वो समुद्री है। झींगा बिरयानी बहुत मशहूर होगा।
झींगा इस क्रस्टेशिया में आता है। मायरियापोडा में मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स हैं। तो इनकी ये जिस्म इनका सबसे अलग है, बॉडी सेगमेंटेड। इनका जिस्म कई टुकड़ों पर मुश्तमिल है। जिस्म इनका एनिलिक जैसा है, लेकिन ईच सेगमेंट हैज 1 or 2 pairs of legs। इनके जिस्म के हर टुकड़े में 2 या 1 जोड़ा टांगे होगी। इस हिसाब से इनके नाम जरा तवज्जो करेंगे। अगर 1 जोड़ा टांगे हो, यानी एक सेगमेंट में एक टांग उस तरफ एक टांग इस तरफ हो, तो इनको कहते हैं सेंटीपीड्स। सेंटीपीड का मतलब क्या हुआ? 7 पाए, 100 पैर वाले। और अगर हर टुकड़े में 2-2 टांगे हों, तब इनको कहा जाता है मिलीपीड्स। इनको क्या कहते हैं? मिलीपीड्स कहते हैं। तो ये फर्क समझ में आ गया? दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मायरियापोड्स कहते हैं। अब इनमें सबसे बड़ा ग्रुप इंसेक्टा वाला है। तो हम जनरल कैरेक्टर्स अब जनरलाइज करके डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया कि आर्थ्रोपोडा में ये 4 सब ग्रुप्स हैं। सर ये जो मायरियापोडा है जी, ये एक कीड़ा आता है ना सर, ये दीवारों पे उसके बहुत सारे पैर होते हैं। जी जी, आता है सर? वही है, वही। वो घरों में भी आता है और हम लोग डर जाते हैं कि ये खतरनाक नहीं है, ठीक है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। वैसे इसमें तो बहुत सारे हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, आगे मैं बताऊंगा आपको कुछ, लेकिन वो मायरियापोड और दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। अच्छा, जनरल कैरेक्टर्स में फिर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे दे हैव एक्सोस्केलेटन, और ये एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है। हालांकि एक्सोस्केलेटन इनसे पहले कहाँ अपीयर हुआ था? मोलस्का में अपीयर हुआ था। मोलस्का में तो बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट का बड़ा हैवी वजनी एक शेल था। इनके पास क्या है? तवज्जो चाहूंगा, इनका शेल बाहर तो है, काइटिन का बना हुआ है, पतला है, बहुत हल्का है और फिट टू देयर बॉडीज। जिस्म में बिल्कुल फिट है और टुकड़ों में कटा हुआ है, जिसकी वजह से हरकत होती है आराम से, हल्का भी है। और जहां जॉइंट्स है, मसलन आप एक मक्खी को देखें तो मक्खी का ये हेड है, फर्ज करें ये थोरेक्स है, और ये पीछे एब्डोमेन है, इस तरह से। शेल के 3 पीसेस होंगे, एक पीस इसका, एक पीस अगले का, एक पीस पीछे वाले का। और जहां ये जॉइंट्स हैं उधर एक पतली सी मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है? ये हरकत के काबिल हो जाता है, हर टुकड़ा अलग से मूव कर सकता है। तो जहां ज्वाइंट हुआ है, मसलन ये एक पीस है, ये दूसरा पीस है, वहां लूज सी मेम्ब्रेन लगी हुई। उस मेम्ब्रेन की वजह से ये हर टुकड़ा दूसरे टुकड़े से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। तो हरकत के लिए बड़ी आसानी है इस स्केलेटन की, और हल्का होने की वजह से वजन भी आसानी से उठा लेते हैं। अलबत्ता इससे एक मसला इनके लिए है कि ये बेजान है खोल, ये ग्रोथ में रुकावट डालता है। ग्रोथ में रुकावट डालने की वजह से जब इनको ग्रो करना है तो एक तो लगातार ग्रो नहीं कर सकते, दूसरा पोर्शंस में डिवाइडेड करके ग्रो करते हैं। जब ग्रो करके एक स्टेप से दूसरे में जाएंगे, उस दौरान ये शेल उतार के नया शेल बनाएंगे। ये अमल मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ये बाद के कैरेक्टर थे जो पहले मैं बता रहा हूं आपको, फिर भी क्योंकि अभी डिस्कशन में है तो इसको देखते हैं। मेटामॉर्फोसिस, इसको एक जुमले में इसकी डेफिनेशन लिख लें ताकि आपके काम आए। डिफाइन करने को कहते हैं बाज़-ओ-क़ात एब्रप्ट चेंज इन बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान
इनके जिस्म में अचानक तब्दीली आ जाती है। अचानक तब्दीली आने का मतलब सिंपल ये है कि लिंक नहीं बनता। आज हो सकता है मैं आपकी बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर कर सकूं। मैं फर्ज करें, आपने मॉस्किटो तो देखा है ना, Yes. मॉस्किटो, उसकी एग की शक्ल ये है। जब एग की शक्ल में हो तो इसका एक जो स्केलेटन इसी शेप का होता है और इसके गिर्द ये कवर कर देता है। इस हालत में अगर ये फर्टिलाइज हुआ तो हफ्ते तक रहेगा। फिर ये इसका एक जो स्केलेटन ओपन होगा तो अंदर से ये लार्वा निकलेगा और लार्वा इस शेप का होगा। इसका अपना एक जो स्केलेटन होगा, ये इसके जिस्म के हिसाब से उसी साइज का और क्लोजली फिटेड, ये इस तरह से लार्वा निकला। इस हफ्ते में एक हफ्ता इस हालत में रहेगा। यहां से जब ये खोल फटेगा तो अंदर से जो निकलेगा वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, इस तरह का, और ये कहलाता है प्यूपा। प्यूपा का खोल अलग होगा और एक हफ्ते तक ये इस हालत में रहेगा। लार्वा इनका हरकत कर सकता है, प्यूपा कम हरकत करता है, ज्यादा ऊपर नीचे होता है। बस आमतौर पर ये पानी की सतह के साथ लटका हुआ रहता है, पानी में डूब के। और जब हफ्ते के बाद ये खोल खुलता है तो एडल्ट बाहर आता है और एडल्ट की शेप आपने देखी भी है। ये विंग्स हैं, ये इसके टेंटिकल्स हैं, एंटेनी, और इसमें इनकी टांगे हैं। तो अब आपने क्या देखा, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, चारों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो इस अमल को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। में कह ये रहा था, ये जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन का, ये इनकी ग्रोथ में रुकावट बनता है। इसलिए जब ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज में शिफ्ट होते हैं तो उस दौरान इस पुराने खोल को उतार के नया चढ़ाते हैं, और जब ये खोल उतर रहा हो या चढ़ रहा हो उस वक्त इनकी जिंदगी को सबसे बड़ा खतरा रहता है। दूसरे जानदार आराम से इनको शिकार कर सकते हैं। अच्छा, मैं गलतफहमी दूर क्या करना चाह रहा था, आपने देखा होगा गर्मियों में जब गोश्त ला के आपने छोड़ दिया घर में ढके बगैर, तो इसके ऊपर आपने फील किया होगा येलो कलर के इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स लग जाते हैं। ये येलो कलर के डॉट्स मक्खी के अंडे हैं, जो घरेलू मक्खी है उसके। फिर अगर आप इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो 3-4 दिन में छोटे छोटे सफेद से कीड़े लग जाते हैं गोश्त में, देखा है ना? ये कीड़े मक्खी के लार्वे हैं, और जब इनसे फिर एडल्ट मक्खी निकलती है तो आम लोगों को ये सब अलग अलग जानदार लगते हैं, हालांकि ये मक्खी के ही हम कह सकते हैं बच्चे हैं। तो मेटामॉर्फोसिस इस ग्रुप का एक खास तरीकाकार है रिप्रोडक्शन का। इस मेटामॉर्फोसिस को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स मेटामॉर्फोसिस करते हैं। आर्थ्रोपोड की अक्सरियत के अंदर। और स्पाइडर्स भी? जी स्पाइडर्स भी सर? जी जी, सब में इस तरह। अच्छा, एक और बात हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि ये ग्रुप इस वक्त बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब तरीन ग्रुप समझा जाता है जानदारों का, यानी मौजूदा जो दुनिया है इसके कामयाब तरीन ग्रुपों में आर्थ्रोपोडा है, और उसकी वजह यही एक्सोस्केलेटन करार दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सोस्केलेटन मल्टीपल फंक्शन करता है, इनको प्रोटेक्ट भी करता है। इसी एक्सोस्केलेटन के साथ मसल्स अटैच भी हो सकते हैं। ये टुकड़ों में होने की वजह से हरकत को फैसिलिटेट भी करता है, प्रोटेक्शन भी कर रहा है, हरकत में फैसिलिटेशन भी दे रहा है। सेंस ऑर्गन भी इसी से बने, एंटीना, आईज सब, और इस तरह रिप्रोडक्शन में भी ये किरदार अदा करता है। सर, जो स्नेक्स की स्किन उतरती है इसमें कॉर्डेट है बेटा, नहीं कहलाएगी सर? वो इसमें नहीं आएंगे। स्नेक्स कॉर्डेट में है, वो अलग होते हैं, उनके स्केल्स कहलाते हैं। वो जो आपको नजर आते हैं वो स्केल उसी मटेरियल से बने हैं जिस मटेरियल से हमारे नाखून बने। ये काइटिन है, वो काइटिन नहीं, वो बल्कि आप सुन के जाएं, वो एक खास प्रोटीन है केराटिन, उससे बना है। ये काइटिन है, वो केराटिन है।
इसके बाद इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब सिस्टम की तरफ आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर है और रीजनल स्पेशलाइजेशन है। रीजनल स्पेशलाइजेशन को क्या कहा था? टेगमेटाइजेशन कहा था ना। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के रीजन्स बने हुए हैं और हर रीजन में एक अलग काम होता है। इसके अलावा इनका नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और बॉडी के तमाम सेगमेंट्स में गैंग्लियन का एक पेयर पाया जाता है, एक एक जोड़ा गैंग्लिया पाया जाता है। और नर्वस सिस्टम के बाद इनमें सेंस ऑर्गन्स भी हैं। सेंस ऑर्गन्स में आइज हैं और आइज एक बड़ी तादाद में कंपाउंड होती है। कंपाउंड आई क्या है? ये यहां से शुरू होता है। मसलन आपने मक्खी को देखा है, बहुत बड़ी सी आंखें, दो, एक आंख में तकरीबन 28,000 छोटी छोटी आंखें होंगी। तो हमें देखने में एक लगती है ना, वो एक नहीं है, बल्कि ये इस शेप की आंखें हैं। ये एक आंख ये है, दूसरी आंख ये है और तीसरी ये है। तो ये कई एंगल्स में देख सकता है। एक एंगल ये है, दूसरा ये, तीसरा। इसीलिए आप मक्खी को पकड़ने के लिए पीछे से भी जाएंगे तो मक्खी उड़ जाती है, यानी वो चारों तरफ देख सकती है। कंपाउंड आई सब में तो नहीं है, मेजॉरिटी के अंदर है। इसके अलावा एंटीना। एंटीना आपने देखा होगा आगे निकली विशाख की तरह है, वो टच रिसेप्शन है। हम जिस तरह उंगलियों से चीजों को टच करते हैं एंटीना से, इसी तरह ये सुन भी सकते हैं, आवाज निकाल भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, तरह तरह के सेंस ऑर्गन्स हैं। तो नर्वस सिस्टम हम कह सकते हैं बहुत बेहतरीन डेवलप है इनका। ठीक हो गया। इसके बाद रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है और डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस है, वो हमने पहले बता दिया। इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पुअर है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ये ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम उसको कहते हैं जब खून जिस्म के, मसलन एक इंसेक्ट को देखें, कॉकरोच या मक्खी को, तो इसका पूरा जिस्म अंदर से, बॉडी कैविटी है सिलोम, समझो, सुन रहे हैं, बॉडी कैविटी तो है, उसको 2 सेप्टम के जरिए 3 चेंबर में डिवाइड किया गया है और ये तीनों चेंबर्स खून से भरे हुए हैं और इनका खून सफेद रंग का होता है। इसलिए सिलोम को, सिलोम के बजाय क्या कहते हैं? हीमोसील कहते हैं। हीमोसील क्या है? A body cavity of coelom filled by hemolymph. इनके खून को भी खून नहीं कहा जाता है, हीमोलिम्फ कहते हैं, उससे भरी हुई होती है, इसलिए सीलोम इज मॉडिफाइड। अच्छा, अब क्या है, मैं जस्ट इशारा बताता हूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं। मसलन ये कॉकरोच को देखें आप, तो बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड है, बीच से डाइजेस्टिव सिस्टम गुजरता है, खून की एक ही नाली है और वो भी डॉर्सल साइड पर है, बहुत बड़ी नाली, लंबी, और ये खून की नाली आगे से भी खुली हुई है, पीछे से भी खुली हुई है, और बीच में भी सुराख है, और सुराख वाले इन उभारों को हार्ट कहा जाता है। तो कॉकरोच के 13 दिल हैं, 13 हार्ट्स। ये जब कॉन्टैक्ट होते हैं तो खून पीछे से आगे की तरफ मूव करता है, और पीछे से आगे मूव करते हुए ये खून इस चेंबर में भी, इस चेंबर में भी, इस चेंबर में भर जाता है। यानी खून को चलाने के लिए पंपिंग अपरेटस है 13 हार्ट, और ये खून यही घूमता रहता है। सारे टिश्यूज अपना अपना वेस्ट इस खून में डालते हैं, खून से फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम बाहर निकालता है। इसी तरह ये बीच से डाइजेस्टिव सिस्टम गुजरता है, उसमें से डाइजेस्ट होने वाली खुराक भी हीमोलिम्फ में डाल दी जाती है, वहां से हर सेल अपनी खुराक पिक करता है। एक्सक्रीशन इनमें मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स। अब ये मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स क्या है, इसको जरा देखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 रीजन्स हैं इस तरह से, ये फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये
फोर गट, मिड गट और हाइंड गट के नाम से पहचाने जाते हैं। जहां मिड गट और हाइंड गट मिलते हैं उधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स। अब यहां तो ये फर्स्ट करें सीलोम या बॉडी कैविटी है, हीमोसील, खून में डूबा हुआ है पूरा सिस्टम। हर टिश्यू ने वेस्ट इधर भेजा है, उस वेस्ट को ये मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स इधर से कलेक्ट करके डाइजेस्टिव सिस्टम में डालती है और डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बाहर खारिज करता है। और इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड है। देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट 3 तरह के होते हैं एनिमल किंगडम में, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ये क्या खारिज कर रहे हैं? यूरिक एसिड। इसकी मैं आसान मिसाल बताता हूं। आपने देखा मुर्गियों का फीसस देखा? मुर्गियां पेशाब नहीं करती है, वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट खारिज करती हैं उसमें एक सफेद पोर्शन भी होता है, वो सफेद हिस्सा यूरिक एसिड है। यानी यूरिक एसिड ये भी एलिमिनेट करते हैं और परिंदे भी एलिमिनेट करते हैं। तो परिंदों तक तो हम बाद में जाएंगे, पहले इनका एक्सक्रीशन किसके थ्रू हुआ? मेल्पिजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। अच्छा, रिस्पिरेशन कैसे होता है? यानी मैं ये कह सकता हूं यहां आकर सारे सिस्टम वजूद में आए हैं और सिस्टम बेहतरीन हालत में है। सबसे पुअर सिस्टम इनका ये सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ओपन था। ओपन वाले को अच्छा नहीं समझा जाता है, उसकी भी एक वजह है। अभी मैंने कहा ना इनका खून सफेद रंग का है। सफेद रंग का इसलिए है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से ये वाला खून ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, तो कमी आ गई ना इसमें। वरना खून का बुनियादी काम क्या है? ऑक्सीजन को, खुराक को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट को कलेक्ट करना। ये वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है, खुराक को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? इसके लिए इनके पास अलग सिस्टम है जिसको ट्रेकियल सिस्टम कहा है। ये बॉडी है फर्स्ट करें किसी इंसेक्ट की, इसमें इस तरह से दोनों साइड पर ये कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से हैं। इनको कहा जाता है ट्रंक्स, या इनको असल में ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं। ट्रेकियल सिस्टम में दोबारा बताता हूं आपको, इस तरफ भी इसी तरह की एक बड़ी ट्यूब है, उस तरफ तो है ही, और ये ट्यूब बाहर खुलती है 10 सुराखों के जरिए। इनमें से शुरू के 4 सुराख, 2 थोरेक्स में, 2 एब्डोमेन में, बाकी 6 एब्डोमेन में है पिछले। इनको स्पाइरकल्स कहा जाता है। स्पाइरकल्स होता क्या है? ये अपने जिस्म को आराम से नहीं रख सकते, मुस्तकिल हरकत करते रहते हैं। जब बॉडी एक्सपेंड होती है तो अगले 4 स्पाइरकल्स खुले होते हैं, उनके थ्रू ऑक्सीजन या गैस अंदर आती है और अंदर आकर अंदर ये ट्रेकियल सेल्स हैं। ट्रेकियल सेल्स के शुरू में एक ग्रीन लिक्विड है, उसमें ऑक्सीजन स्टोर हो सकती है। ऑक्सीजन अंदर आई, फिर जब बॉडी को कंप्रेस करते हैं अगले स्पाइरकल बंद होते हैं, पिछले खुलते हैं, उनके थ्रू ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकलती है। तो यूं समझो कि बॉडी के अगले 4 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल के थ्रू हवा अंदर आई है, पिछले 6 के जरिए बाहर निकाली गई है। तो ये ट्रेकियल सिस्टम हवा को लाने, तकसीम करने और सेल तक पहुंचाने का जिम्मेदार है। इसी तरह जो पानी में है वहां बुक गिल्स हैं, खुश्की वालों में ये ट्रेकियल सिस्टम है। ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम था। सारे सिस्टम बने हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है और सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट केसेस इंटरनल है और डेवलपमेंट पहले बता दिया हमने, मेटामॉर्फोसिस है। और इस तरह से इनका तकरीबन हमने कवर कर लिया। अब इसकी मिसालें हम पहले एक क्लासिफिकेशन में आपको बता चुके थे। इंसेक्ट इसमें शामिल हैं, स्पाइडर्स इसमें शामिल हैं, प्रॉन वगैरह क्रस्टेशियंस इसमें शामिल हैं और सेंटीपीड और मिलीपीड्स भी इसमें शामिल हैं।